आप देख रहे हैं अनहोनी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। बाइक लेकर उस रात जब मैं ऑफिस से घर जाने के लिए निकला तो समय हो रहा था शाम के 7:30 बजे का। अभी मैं बाइक चला ही रहा था कि तभी मेरे फोन की रिंग बजने लगी। मैंने बाइक को एक किनारे पर लगाया और जेब से मोबाइल निकाला तो उस पर मेरे दोस्त राकेश का फोन आ रहा था। मैं समझ गया कि राकेश का फोन इस वक्त क्यों आ रहा है। मैंने तुरंत फोन उठाया तो सामने से राकेश बोला, कहाँ पर है तू? घर चला गया क्या? तो इस पर मैंने बोला, नहीं रास्ते में ही हूँ, बस जा रहा हूँ। तो इस पर राकेश बोला, हम लोग सारे मानक के घर पर बैठे हुए हैं, आज यहाँ साथ में बैठकर मैच देखेंगे, आजा। फिर मैंने बोला, अच्छा ठीक है, मैं आता हूँ। इतना बोलकर मैंने बाइक को मानक के घर की तरफ मोड़ लिया। हालांकि अगर कुछ और प्रोग्राम होता तो मैं नहीं जाता, लेकिन दोस्तों के साथ मैच देखने का मजा ही अलग होता है। खैर, कुछ देर बाइक चलाने के बाद मैं मानक के घर पहुंचा। शाम के 7:30 बजे मैच शुरू हुआ और हम सारे मजे से मैच देखने लगे। मैच खत्म होते होते रात के 11:15 बज गए। सारे दोस्त अपने अपने घर को निकलने लगे। फिर मैं भी बाइक लेकर अपने घर के लिए निकल पड़ा। वो रास्ता जिस पर बाइक लेकर अभी मैं आगे बढ़ रहा था, उस पर मेरे अलावा और कोई भी इंसान नहीं था, जिस वजह से मैंने बाइक की स्पीड को बढ़ा दिया और तेजी से रास्ते पर आगे बढ़ने लगा। रास्ते के अगल बगल सिर्फ घने जंगल थे, जिनमें से आ रही रात कीड़ों की आवाजें उस सन्नाटे भरे माहौल में कानों में चुभ रही थी। वैसे भी मानक का घर थोड़ा ऑफ एरिया में था, यानी शहर के उस इलाके में जहां लोगों की आबादी काफी कम है और ज्यादा घर ना होने की वजह से इलाका जंगलों से भरा पड़ा था। अगर कोई मुझे ऐसी जगह पर घर लेने के लिए बोले तो मैं कतई ना लूं। ना तो आसपास ज्यादा दुकानें हैं और ना ही ज्यादा घर। पता नहीं मानक यहाँ कैसे रहता होगा। यही सब सोचते हुए मैं तेजी से बाइक चलाए जा रहा था। उस सुनसान रास्ते पर स्ट्रीट लाइट की भी कोई सुविधा नहीं थी। बाइक की हेडलाइट और चांद की धुंधली रोशनी के सहारे मैं गाड़ी चला पा रहा था। चलते चलते अब मैं एक छोटे से पुल के पास पहुंच चुका था। अच्छी बात तो ये थी कि उस पुल पर एक स्ट्रीट लाइट थी। मेरी बाइक चलते चलते जैसे ही उस पुल पर चढ़ी कि तभी अचानक से वो स्ट्रीट लाइट ब्लिंक करने लगी। साथ ही साथ पता नहीं क्यों मेरा मन घबराने सा लगा था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर अचानक ये सब क्या हो रहा है। एकदम से मेरी बाइक की स्पीड भी काफी कम हो गई थी, जबकि मैं एक्सीलेटर को पूरा घुमाए हुए था। कहीं ना कहीं मुझे ये आभास होने लगा था कि कुछ तो गलत हो रहा है और ये सब सामान्य नहीं है। अभी मैं बाइक चला ही रहा था कि तभी अचानक मेरे कानों के पास एक आवाज आई, साहब मेरे बेटे को बचा लीजिए, वो मर जाएगा। उस आवाज को सुनकर तो मेरे पैरों तले की जमीन ही खिसक गई, क्योंकि मेरे पीछे तो कोई था ही नहीं। फिर ये आवाज कहां से आ रही है? मैं तुरंत तिरछी नजर से पीछे देखा तो पीछे का नजारा देखकर मेरे होश उड़ गए, क्योंकि अब मेरी बाइक के पीछे एक औरत बैठी हुई थी। उस औरत का चेहरा काफी ज्यादा भयानक था। उसकी आंखें लाल चमक रही थी। ये सब देखकर मैं तो जैसे सुन्न सा पड़ गया। मुझसे अपनी बाइक संभाली नहीं गई और मेरी बाइक घसीटती हुई धड़ाम से जमीन पर जा गिरी। मेरा एक पैर बाइक के नीचे दब चुका था, इसलिए मैं उठकर भाग भी नहीं सकता था। वो औरत ठीक मेरे सामने खड़ी थी। डर और घबराहट मेरे सर पर
कुछ इस कदर चढ़ गया कि मैं वहीं पर बेहोश हो गया। अगली सुबह जब मेरी आंख खुली तो कुछ लोग मुझे घेर कर खड़े थे। मैंने उन लोगों को पूरी बात बताई तो उन्होंने बताया कि एक बार वो औरत और उसका 1.5 साल का छोटा बच्चा इसी पुल से होकर कहीं जा रहे थे, मगर पता नहीं कैसे पुल पार करते वक्त वो दोनों किसी बड़ी गाड़ी के चपेट में आ गए और उनकी मौत हो गई। तब से ये अजीबोगरीब घटनाएं इस पुल पर होती रहती हैं और कई लोग तो इन घटनाओं के चपेट में आकर अपनी जान भी गंवा चुके हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ। शाम के तकरीबन 6 बजे मैं जब नीलगढ़ गांव के बस स्टॉप पर उतरा तो मेरा मन जरा भी खुश नहीं था। कभी सोचा नहीं था कि इस कारण से गांव आना पड़ेगा। दरअसल अभी थोड़ी देर पहले ही मुझे दादाजी का फोन आया था। फोन पर उन्होंने बताया कि दादी जी अब इस दुनिया में नहीं रहीं। ये खबर सुनकर मुझे आज 20 सालों के बाद अपने गांव जाना पड़ रहा है, क्योंकि मैं एक अरसे के बाद अपने गांव आया था। इसलिए रास्ता पहचानने में मुझे थोड़ी तकलीफ हो रही थी। और क्योंकि गांव में यहाँ सिर्फ दादाजी और दादी माँ ही रहते थे, इसलिए बस स्टॉप पर कोई लेने भी नहीं आ सका। खैर, जैसे तैसे रास्ता ढूंढते ढूंढते मैं अपने घर पहुंचा। लाश के पास दादाजी और आसपास के 2-4 लोग बैठे हुए थे, क्योंकि जिस इलाके में दादाजी का घर था वहां मुश्किल से आसपास 3 या 4 घर ही होंगे। शुरुआत में तो दादाजी ने मुझे पहचाना ही नहीं, मगर जब मैंने उन्हें अपना परिचय दिया तो वो मुझे पहचान गए। लाश को आज के आज ही जलाना बेहद जरूरी था, क्योंकि लाश के अंदर से अभी से ही थोड़ी थोड़ी दुर्गंध आनी शुरू हो गई थी। गांव में ना तो बर्फ का जुगाड़ था और ना ही किसी और चीज का। ऊपर से अब कोई लाश को देखने वाला भी नहीं आने वाला था। वहां मौजूद सारे लोगों से जैसे ही मैंने इस वक्त लाश को शमशान ले जाने की बात कही तो सारे के सारे एकदम से पीछे हट गए। उनका कहना था कि आज अमावस की रात है और अमावस की रात शमशान में जाना ठीक नहीं होगा। मैंने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, मगर उनमें से कोई भी शमशान जाने को राजी नहीं हुआ। शाम धीरे धीरे रात में तब्दील हो रही थी। समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करूं, अकेले लाश को शमशान कैसे ले जाऊं। तभी मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, जिसका जिक्र करते हुए मैंने वहां मौजूद लोगों से कहा, अच्छा, आप लोग शमशान नहीं जा सकते ना, पर एक ठेला गाड़ी का तो इंतजाम कर सकते हैं। मेरे इतना कहने पर गांव वालों ने एक ठेले वाले को किसी तरह ज्यादा पैसों का लालच देकर शमशान जाने के लिए हाँ बुलवा दिया। ठेले वाला अपना ठेला लेकर दरवाजे के ठीक बाहर खड़ा था। फिर मैंने और 2-4 लोगों ने मिलकर लाश को ठेले में चढ़ा दिया। लाश का चेहरा अभी भी कफन से ढका हुआ था, क्योंकि मैं एक ही बार शमशान में जाकर ही दादी जी का चेहरा देखने वाला था। लाश को ठेले पर चढ़ाने के बाद जो जगह बची वहां मैं बैठ गया और ठेला गाड़ी शमशान की तरफ चल पड़ी। ठेले वाला सामने की ओर बैठकर तेजी से पैडल मार रहा था, जैसे उसे शमशान पहुंचने की जल्दी हो। जिस पर मैंने उस ठेले वाले से कहा, आराम से चलाओ यार, इतनी जल्दी क्या है। इस पर ठेले वाला बोला, साहब रात होने वाली है, जितना जल्दी शमशान जाकर वापस आ जाएंगे हमारे लिए उतना अच्छा है। आज अमावस की रात है ना। खैर, मैं इन सब तकियानुसी बातों पर विश्वास तो करता नहीं था,
लिहाजा मैं चुपचाप ठेले पर ही बैठा रहा। मैंने अपने एक हाथ से लाश के कफन को पकड़कर रखा था ताकि तेज हवा के चलते कफन उड़ ना जाए। ठेला गाड़ी गांव के उस कच्चे रास्ते पर पूरी रफ्तार से चल रही थी। रास्ता इस कदर खाली था कि अगर उस रास्ते पर किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो पानी पिलाने वाला भी कोई नहीं मिलेगा। दोनों बाजू जंगल और एक लंबा चौड़ा रास्ता। अभी हम लोग आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी रास्ते के किनारे हमें कोई बूढ़ी औरत नजर आने लगी, जो कि हाथ दिखाकर ठेला गाड़ी रोकने का इशारा कर रही थी। जिस पर मैंने ठेले वाले से कहा, रुको रुको, ठेला रोको, शायद इन्हें कोई मदद की जरूरत है। हालांकि ठेले वाला ठेला रोकने को तैयार नहीं था, मगर मेरे जिद करने पर उसने ठेला रोका। ठेला रोकते ही वो बूढ़ी अम्मा जैसे तैसे ठेले में चढ़कर बैठी और हम लोग वापस से आगे बढ़ने लगे। मगर पता नहीं क्यों उस बुढ़िया का चेहरा मुझे कहीं देखा देखा सा लग रहा था, जैसे मैंने उसे पहले कभी देखा हो। तभी मैंने उस बुढ़िया से पूछा, अम्मा, इतनी रात गए कहाँ जा रही हो? इस पर बुढ़िया बोली, शमशान जा रही हूँ बेटा, तुम लोग वहीं जा रहे हो ना? इस पर मैंने अपना सिर हाँ में हिलाया और पूछा, शमशान में इतनी रात गए आपको क्या काम है? इस पर बुढ़िया ने बात को ये कहकर टाल दिया कि कुछ काम है। मुझे भी लगा शायद होगा कोई काम, जिसके बाद मैंने भी और कुछ नहीं बोला। अभी मैं चुपचाप ठेले पर बैठा ही था कि तभी अचानक मेरी आंखों में कुछ चला गया। मैंने अपना आंख मीचने के लिए जैसे ही अपना एक हाथ लाश के सिर की तरफ कफन से हटाया तो वो कफन हवा में लहराने लगा। इससे पहले कि मैं कफन को ठीक से पकड़ता, उस बुढ़िया ने ही कफन को एकदम से धर दबोचा और दादी माँ का चेहरा दिखने नहीं दिया। तभी वो बुढ़िया मुझसे बोली, इसको ठीक से पकड़ो, हवा में उड़ जाएगा वरना। पहले उस बुढ़िया का चेहरा, अब आवाज, दोनों ही मुझे बहुत जाने पहचाने से लग रहे थे। खैर, कुछ ही देर में हम लोग शमशान पहुंच गए। नीलगढ़ गांव के शमशान में ये मेरा पहली बार आना हुआ था। तब रात के 9 या 9:30 बज रहे होंगे। मैंने और ठेले वाले ने मिलकर लाश को नीचे उतारा। तभी मैंने ठेले वाले से कहा, चलो भाई, हाथ लगाओ थोड़ा, लाश को अंदर तक ले चलो। इस पर ठेले वाला बोला, देखो साहब, मैं अंदर नहीं जाएगा, अपनी यहीं तक बात हुई थी शमशान जाने की, बस इसके अंदर मैं नहीं जाएगा। ठेले वाले की बात सुनकर मेरे बगल में खड़ी उस बुढ़िया ने कहा, चलो बेटा, मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ, ये नहीं जाएगा शमशान में। इससे पहले कि मैं उस बुढ़िया को कुछ बोलता, उसने झुककर लाश को एक तरफ से पकड़ लिया। मैं भी कुछ बोल नहीं पाया और लाश को दूसरी तरफ से पकड़कर शमशान के अंदर ले जाने लगा। शमशान पूरी तरह से खामोशी के गिरफ्त में था। दूर दूर तक हमारे अलावा और कोई इंसान नहीं था। शमशान के अंदर जाकर हमने लाश को जमीन पर रखा और मैं उस बुढ़िया को लाश के पास रखकर लकड़ियां लाने चला गया। शमशान चारों तरफ से जंगलों से घिरा हुआ था, इसलिए लकड़ी खोजने में मुझे कुछ खासा दिक्कत नहीं हुई। लकड़ियां लेकर मैं वापस दादी माँ की लाश के पास आया। वो बुढ़िया अभी भी उसी तरह से लाश के पास ही खड़ी थी। खैर, मैंने चिता सजाना शुरू किया। चिता सजाने के बाद अब सिर्फ लाश को जलाना ही बाकी रह गया था। इसलिए मैंने सोचा 20 सालों के बाद एक आखिरी बार दादी माँ का चेहरा देख लूं। ये सोचते हुए मैंने जैसे ही लाश के चेहरे पर से कफन हटाया तो मेरे होश उड़ गए। मुझे मेरी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था।
क्योंकि दादी माँ का चेहरा और मेरे बगल में खड़ी उस बुढ़िया का चेहरा एक ही था। मतलब ये कि वो बुढ़िया कोई और नहीं बल्कि मेरी दादी माँ की आत्मा थी। तब जाकर मुझे समझ आया कि इनका चेहरा मुझे कहीं देखा देखा सा क्यों लग रहा था, और 20 सालों में मैं अपनी दादी माँ का चेहरा लगभग भूल चुका था, इसलिए मैं उन्हें पहचान ही नहीं पाया। मैंने एक नजर दादी माँ की आत्मा की तरफ देखा तो वो मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। दादी माँ की आत्मा को देखकर पता नहीं क्यों उस वक्त जहां मुझे डर लगना चाहिए था वहीं मेरी आंखों में आंसू थे। किसी तरह से मैंने लाश का दाह संस्कार किया और दाह संस्कार करते ही दादी माँ की आत्मा मेरी आंखों से ओझल हो गई। फिर मैं शमशान से बाहर निकला और सीधे घर चला गया। उस दिन के बाद से दादी माँ की आत्मा मुझे कभी नहीं दिखी। दादाजी अब मेरे साथ शहर में रहते हैं। आज उस घटना को 6 साल बीत चुके हैं, मगर अभी भी मुझे दादी माँ का वो मुस्कुराता हुआ चेहरा अच्छे से याद है, और शायद मैं अपने जीते जी उस चेहरे को कभी नहीं भूल पाऊंगा। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आज भी जब रात के वक्त बारिश होती है तो डर के मारे मेरे हाथ पैर फूलने लगते हैं, क्योंकि मुझे आज भी वो बारिश की बरसती रात याद है जिस रात मेरे साथ ये घटना घटी। इस घटना के पहले तक मैं भूत प्रेत इन सब बातों पर विश्वास नहीं किया करता था, मगर इस घटना के बाद मैं इन सब बातों पर पूरा विश्वास करने लगा। तो भूत प्रेत का नाम सुनते ही मैं जोर जोर से कांपने लगता हूँ। घटना आज से 30 साल पुरानी होने के कारण उस समय मैं गांव में रहकर पढ़ाई किया करता था, और उस समय मेरी उम्र महज 20 वर्ष की होगी। दरअसल हुआ कुछ यूं था कि एक दिन मुझे दूसरे गांव अपने चाचा जी के घर जाना था, तो मैं सुबह 8 बजे अपने घर से निकलकर दूसरे गांव चाचा के घर की तरफ चलता बना। हमारे गांव से दूसरा गांव करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर था, तो मुझे पैदल चलकर वहां पहुंचने में अभी काफी वक्त लगने वाला था। खैर, करीब 4 घंटा पैदल चलने के बाद मैं दूसरे गांव अपने चाचा के घर पहुंचा, तो सभी लोगों से मिलकर मुझे काफी खुशी हुई। असल में मैं 4-5 दिनों के बाद गांव छोड़कर शहर काम करने चला जाऊंगा, इसलिए मैं चाचा जी से मिलने उनके घर आ गया। बैठकर काफी देर चाचा जी से बात करने के बाद चाचा जी ने दोपहर का खाना लगा दिया, जिसके बाद मैंने खाना खाया और थोड़ा आराम करने के लिए बिस्तर पर लेट गया। मगर बिस्तर पर लेटते ही काफी थके हुए होने के कारण नींद ने मुझे कब अपने आगोश में ले लिया पता ही नहीं चला, जिसके बाद ठीक मेरी आंख शाम के 6 बजे खुली। अब आसमान में सूरज की तेज किरणों की जगह चांद की मध्यम रोशनी ने ले ली थी। मुझे वापस घर भी जाना था, तो मैं झट से बिस्तर पर से उठा और हाथ मुंह धोकर वापस घर निकलने की तैयारी करने लगा। तो काफी शाम हो जाने के कारण मेरे चाचा जी ने मुझसे कहा, अरे विक्रम, आज रात यहीं रुक जा, अभी कैसे जाएगा तू? इस पर मैंने अपने चाचा जी से कहा, नहीं चाचा जी, मैं चला जाऊंगा, क्योंकि आज रात मेरा दोस्त कमल भी आ रहा है और मुझे काफी तैयारी भी करनी है। मेरे समझाने के बाद चाचा जी मान गए और मैं ठीक 7 बजे उनके घर से निकलकर अपने घर की तरफ आगे बढ़ने लगा। मेरा घर यहाँ से काफी दूर था, तो मैं अपने कदमों को काफी रफ्तार में भगाए जा रहा था। कुछ दूर पैदल चलने के बाद मैं एक सुनसान रास्ते पर पहुंचा। वो रास्ता इतना सुनसान था कि मेरे पैदल चलने की आवाज भी मुझे साफ साफ सुनाई पड़ रही थी। साथ ही साथ बीच बीच में आ रही झींगुरों की आवाजें उस माहौल को और भी ज्यादा सुनसान बना रही थी। अंधेरा तो पूरे रास्ते पर इस कदर फैला हुआ था
कि मानो ये रास्ता इस दुनिया में ही ना हो। अंधेरा इतना घना था कि मुझे रास्ता भी साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। इस पर एक बार मैंने अपनी निगाहें आसमान की ओर घुमाई तो आसमान का नज़ारा देखकर मैं काफ़ी चिंता में पड़ गया, क्योंकि आसमान काले काले बादलों से पूरी तरह से ढका हुआ था, जिस कारण आसमान में चांद का कोई अता पता नहीं था। इसका मतलब ये था कि अभी किसी भी वक्त बारिश आने वाली है। जिसके बाद मैं और तेज चलने लगा। रास्ते के दोनों तरफ घने जंगल थे, जिस कारण बीच बीच में आ रही जंगली जानवरों की आवाज मेरे रोंगटे खड़े कर दे रही थी। अभी मैं कुछ आगे बढ़ा ही था कि तभी एक बार जोर जोर से बिजली गरजी और उसके साथ ही साथ बारिश भी शुरू हो गई। बारिश होते ही मैं काफी परेशान हो गया कि भला अब मैं करूं तो करूं क्या। यहाँ तो दूर दूर तक ना तो कोई घर है और ना ही बारिश से बचने के लिए कोई जगह। साथ ही साथ मुझे ये डर भी सताए जा रहा था कि अगर बारिश में भीगकर मेरी तबीयत खराब हो गई तो मैं शहर कैसे जा पाऊंगा। अभी मैं इधर उधर देख ही रहा था कि तभी मेरी नज़र रास्ते के किनारे जंगलों के तरफ गई तो मैंने देखा कि एक आदमी एक छोटे से शेड के नीचे बैठा हुआ है। उस शेड के आसपास के माहौल को देखकर मैं ये समझ गया कि वो एक शमशान घाट है। खैर मुझे बारिश से बचना था, इसलिए मैं चलकर उस आदमी के बगल में जाकर बैठ गया। वो आदमी चुपचाप बस अपनी जगह पर बैठा हुआ था। तभी मैंने उस आदमी से पूछा, आप यहाँ बारिश से बचने के लिए आए हैं? इस पर उस आदमी ने कहा, हाँ, बारिश से बचने के लिए तो आया ही हूँ, पर यहाँ पर मुझे कुछ काम भी है। उस आदमी से ये सुनकर मुझे काफी हैरानी हुई कि आखिर इस शमशान में इसे क्या काम है। तभी मैंने उस आदमी से पूछा, क्या काम है आपको यहाँ पर? मगर इस पर उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। मुझे लगा शायद वो मुझसे बात नहीं करना चाहता है, इसलिए मैंने भी फिर कुछ नहीं बोला और चुपचाप वहीं पर बैठा रहा। अभी मैं उस आदमी के बगल में बैठकर शेड के नीचे बारिश से बच ही रहा था कि तभी वो आदमी जोर जोर से रोने लगा। उस आदमी का अचानक से रोता देख मैं चौंक गया कि अब इसे क्या हो गया। मैंने उस आदमी से एक दो बार पूछने की कोशिश भी की, मगर उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। इतने में ही शमशान के अंदर 4-5 लोग एक लाश लेकर आते हुए दिखे। उस लाश को देखकर मैंने जैसे ही अपने बगल में बैठे उस आदमी की तरफ देखा तो वो आदमी अब वहां से गायब हो चुका था। मुझे बहुत अजीब लगा कि आखिर वो आदमी गया तो गया कहाँ। खैर ऐसे ही उस लाश को वो लोग मेरे बगल में लेकर वहां पर मेरे बगल में रख दिए तो उस लाश के चेहरे को देखकर मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वो लाश उसी आदमी की थी जो थोड़ी देर पहले मेरे बगल में बैठा हुआ था। पर यह कैसे हो सकता है? मुझे मेरी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। मैं बहुत डर गया और डर के कारण बारिश में भीगते हुए ही वहां से भागने लगा। भागते भागते मैं रास्ते पर कुछ आगे गया ही था कि तभी मुझे रास्ते के किनारे पर एक बैलगाड़ी खड़ी दिखी। मुझे लगा अपनी जान बचाने के लिए मुझे उस बैलगाड़ी के पास जाना ही होगा, लिहाजा मैं भागकर उस बैलगाड़ी के पास जाने लगा। भागकर मैं उस बैलगाड़ी के पास पहुंचा तो देखा कि बैलगाड़ी चालक बैलगाड़ी के ऊपर शॉल ओढ़कर बैठा हुआ है। हालांकि उस वक्त उस बैलगाड़ी वाले को देखकर मुझे काफी हैरानी हुई कि आखिर ये इतनी गर्मी में शॉल ओढ़कर क्यों बैठा हुआ है। मगर उस वक्त मुझे अपनी जान बचाने की ज्यादा पड़ी थी, इसलिए मैं हड़बड़ाते हुए बैलगाड़ी में चढ़कर बैठ गया। मेरे बैठते ही उस बैलगाड़ी वाले ने कहा, कहाँ जाना है साहब? तो इस पर मैंने जवाब दिया, यहाँ से नजदीक जो गांव पड़ता है वहां चलो। मेरे से ये सुनकर उस बैलगाड़ी वाले ने बैलगाड़ी चलाना शुरू कर दिया। अभी बैलगाड़ी चल ही रही थी
कि तभी एक तेज हवा के झोंके से उस बैलगाड़ी वाले के चेहरे पर से शॉल हट गया। तो उस बैलगाड़ी वाले का चेहरा देखकर मेरे होश उड़ गए, क्योंकि ये वही आदमी था जिसकी लाश मैंने शमशान में देखी थी। मैं समझ गया कि अब मैं नहीं बच पाऊंगा। हालांकि उस समय मेरी हिम्मत टूट चुकी थी, मगर कैसे भी करके मैंने हिम्मत जुटाया और बैलगाड़ी से कूदकर वापस शमशान की ओर भागा। शमशान पहुंचकर मैंने उन लोगों को पूरी बात बताई, तो उन्होंने बताया कि यही आदमी पहले बैलगाड़ी चलाया करता था और आज सुबह ही इनकी मौत हो गई। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।